स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शादी अनुदान योजना चलाता है जो विवाह अनुदान प्रदान करती है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश में ओबीसी परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 लाख ओबीसी परिवारों को सहायता मिली। यह योजना प्रत्येक परिवार को 2 बेटियों तक के लिए 20,000 रुपए प्रति विवाह अनुदान प्रदान करती है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राजस्थान में स्थित भांड देवरा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ए द्रविड़, बी नागर, सी बेसर, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 12 जिले में रामगढ़ नदी के तट पर स्थित भांड देवरा मंदिर विशिष्ट नागर स्थापत्य शैली में निर्मित है। खजुराहो के मंदिरों से इसकी समानता अद्भुत है, जिसके कारण इसे राजस्थान का छोटा खजुराहो उपनाम दिया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चंदेल राजवंश, बी मौर्य राजवंश, सी गुप्त वंश, डी परमार राजवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंदेल राजवंश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में कराया गया था। ये मंदिर समूह वास्तुकला और मूर्तिकला का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नागर शैली में निर्मित मंदिरों की संख्या अब घटकर केवल 20 रह गई है, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर 2 धर्मों से संबंधित है, जैन और हिंदू, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, लोनार झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था। 2. झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिक वातावरण निर्मित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोनार क्रेटर, जिसे लोनार झील के नाम से भी जाना जाता है, यह झील लगभग 52,000 वर्ष पूर्व एक उच्च वेग वाले उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बनी थी, जिससे यह बेसाल्टिक चट्टान में बने विश्व के दुर्लभ प्रभाव क्रेटरों में से एक बन गई है, अतः कथन 1 सही है। इस झील का जल खारा और क्षारीय दोनों है। यह एक असामान्य रासायनिक संयोजन है जो विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक स्थितियों का समर्थन करता है, अतः कथन 2 भी सही है। झील में ऐसे सूक्ष्मजीवी और शैवालीय जीवन रूप पाए जाते हैं जिन्होंने इसके कठोर रासायनिक वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने 427 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कुमारगुप्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने वर्तमान बिहार में की थी। यह 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक समृद्ध होता रहा। यह विश्वविद्यालय सम्राट हर्षवर्धन तथा पाल वंश के शासनकाल में अपनी प्रतिष्ठा और वैभव के चरम पर पहुंचा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में भारतीय सेना ने अपना पहला एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स लॉन्च किया? ए चमोली, बी अल्मोड़ा, सी टिहरी गढ़वाल, डी पिथौरागढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पिथौरागढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। इस स्टेशन का नाम पंचशूल पल्स रखा गया है, जो भारतीय सेना के स्थानीय पंचशूल ब्रिगेड के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाता है। इसे ऑपरेशन सद्भावना के एक भाग के रूप में संचालित किया जाता है, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए सेना की एक दीर्घकालिक पहल है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ए 2001, बी 2010, सी 2016, डी 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था और 5वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की पुरातात्विक खंडहरों को इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व को देखते हुए 15 जुलाई 2016 को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र के दौरान
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक पहचान अपनाने से पहले बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम क्या था? ए धनंजय मुंडा, बी दाऊद मुंडा, सी बिरसाइत, डी बिरजू मुंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दाऊद मुंडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिरसा मुंडा को शुरू में दाऊद मुंडा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनके पिता ने कुछ समय के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। बाद में वे अपने अनुयायियों के बीच भगवान और धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो उनके आध्यात्मिक नेतृत्व का प्रतीक था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह के पिता कौन थे? ए गुरु हरगोबिंद, बी गुरु अर्जन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु नानक देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुरु तेग बहादुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में जन्मे गोविंद राय सोढ़ी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में दी गई शहादत के लिए याद किए जाते हैं। वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो संत सैनिकों का एक सैन्य और आध्यात्मिक संगठन था। अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 1 मई, सी 15 अगस्त, डी 15 नवंबर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।